मैं कुशाग्र बोरा सीनियर्स एन्क्लेव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजकल हम उपन्यास का पठन करते हैं जिसका नाम है रिटर्न टिकट। आज तक हमने 7 एपिसोड्स कर लिए हैं। आज 8वां जिसका नाम है एक पड़ाव चिंतनग्रस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पड़ाव चिंतनग्रस्त। शगुन की खुददारी उसे रोने से रोक रही थी। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। संघर्ष परिस्थितियों से, संघर्ष अपने आप से। वो जैसा है उसे बदलकर शारीरिक मानसिक रूप से चौकस, पाबंद, चौबंद और दूरंदेशी उसे बनना ही पड़ेगा। हो सकता है संघर्ष लंबा चले। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है उसे अपने प्यार से हाथ धोने पड़ें। ये तो वो सह नहीं सकेगा, तो आसान तरीका भगा ले जाने का। लेकिन नहीं, इससे तो जिंदगी भर भगोड़े का लेबल लग जाएगा। तो वो कुछ तय नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना तो उसने ठान ही लिया था कि कम से कम 5,000 ही हर महीने अगर मिल जाएं तो वो अपने दिल को तसल्ली दे सकेगा। शगुन को परिस्थिति की भ्रमणा के मकड़ जाल में उलझा देखकर उसकी दुकान के बगल वाली हार्डवेयर दुकान के दुकानदार नवीन ने उसे सलाह दी कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। शगुन ने पहले तो शहर में ही छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन बात बनती नज़र नहीं आई। तभी आशा की किरण बनकर उभरी उसकी फूफी। उनकी श्रीलंका में टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। उन्होंने शगुन को वहाँ बुला लिया और फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। रहने के लिए सारी सुख सुविधा वाला मकान और मोटी रकम बतौर माहवार तनख्वाह। शगुन को लगा अब दिल्ली दूर नहीं। 1-8 साल में मोटी रकम कमाकर वो अपने प्यार का हाथ मांगने उसके पिता के पास जा सकता है। लेकिन प्रेम परीक्षा की घड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। एक दिन अचानक फूफी ने शगुन को घर बुलाया, बड़े प्यार से खाना खिलाया और कहा कि अब तू शादी कर ले मेरी बेटी के साथ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरा। फैक्ट्री मैनेजर की बजाय तू मालिक बन जा। देखा परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। आगे देखते हैं। पल भर तो शगुन ठगा सा रह गया। उसे लगा उसकी तकदीर का ताला बस खुलने ही वाला है, मगर अगले ही क्षण उसे अपना प्यार याद आया। फिर सुब्रतो ने पूछा, फिर क्या हुआ? तूने क्या जवाब दिया? गहन सोच की गहराई में से बाहर निकलते हुए शगुन ने कहा, इसमें होना क्या था? बस वही, किसी को ना सुननी तो पसंद है ही नहीं। जब मैंने फूफी से अपनी बात कही तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे ही दिन
मेरे हाथ में मुंबई का रिटर्न टिकट था जो मेरे कोलंबो जाने के वक्त निकलवाया था। बस खाली हाथ मैं मुंबई वापस आया। लेकिन एक चमत्कृति मैंने देखी, वो ये कि मेरे सामने इतनी अच्छी ऑफर, फैक्ट्री का मालिक, लड़की, सारी जायदाद, सब कुछ था। मैंने वो प्रस्ताव फूफी का स्वीकार क्यों नहीं किया, ये सवाल मैंने तेरी भाभी से बाद में पूछा था। तब उसने मुझे बताया कि जिस दिन तुम्हारी फूफी से बात चल रही थी उसी दिन उसने भगवान की प्रार्थना की थी। शायद उसी प्रार्थना का परिणाम था कि मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं आई कि मैं लालच में फंस जाऊं। सुब्रतो ने कहा, अच्छा तो मुंबई वापस आते ही तूने शादी कर ली? शगुन ने कहा, अरे नहीं सुब्रे, ये मेरे नसीब में तब नहीं था। मेरे नसीब में तो बस दुनिया को समझना लिखा था। मैंने देख लिया कि अपने लोग भी अपनापन तब दिखाते हैं जब उनका कोई मतलब हो, कोई स्वार्थ हो। मैंने तय कर लिया किसी का भी साथ लिए बगैर अब ये संघर्ष मैं अकेला ही करूँगा, चाहे जीतूं या हारूं। बस मैंने दौड़ धूप शुरू कर दी। आगे बोलते बोलते अचानक अटका शगुन। उसकी आंखों ने कुछ देखा। फिर सुब्रतो से कहा, जरा मुंडी घुमा के देख, तेरे पीछे कौन आ रहा है? शगुन के इतना कहते ही सुब्रतो ने अपने पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही गज की दूरी पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला हाथी सी मंथर चाल चलते आ रहा था। सुब्रतो ने आवाज़ लगाई, हेलो मिस्टर भटनागर। दाढ़ी वाला अपनी धुन में चलता रहा। अबे ओ भट्टू। अब की बार शगुन चिल्लाया तो इसका असर हुआ। दोनों के नज़दीक आते ही दाढ़ी वाला तपक से बोल पड़ा, अरे शगुन सुब्रे, तुम दोनों यहाँ? मैं तो सुबह से तेरा पीछा कर रहा हूँ, तू कहाँ से आ रहा है? आज इंडिया से तो कोई फ्लाइट है नहीं। शगुन ने कमल को गले लगाते हुए पूछा। कुर्सी पर अपने आप को लगभग गिराते हुए कमल ने जवाब दिया, हिथ्रो से। तो बंदा लंदन से आ रहा है? सुब्रतो ने चुटकी ली। हाँ, वहाँ मेरी डिज़ाइन की हुई ओशियोनिक मटेरियल से बनी ज्वेलरी का एग्जीबिशन था। ये कौन सा मटेरियल है? सुब्रतो पूछ बैठा और साथ ही एक और ट्रॉपिकल जूस के लिए वेटर को इशारा कर दिया। ये जो समुद्र में सीपियाँ, महीन से शंख, मरे हुए अजीब से दिखने वाले समुद्री जीवों के अस्थि वगैरह मिलते हैं, काफ़ी दिलचस्प रंग और डिज़ाइन वाले होते हैं। ऐसी ज्वेलरी की डिमांड कई देशों में होती है। जैसे नाविन्यपूर्ण मटेरियल की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरा सामना दो अजीब जिंदा जीवों से होने वाला है। कमल ने शगुन सुब्रतो की ओर इशारा करते हुए जोरदार ठहाका लगाया। शगुन का मोबाइल बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ राधा। क्या 12 बज गए? राधा,
कमल चौंकते हुए बोल पड़ा, राधा तेरे साथ है? मैंने तो सुना था कि उसने मेडिसिन में दाखिला लिया था। तूने ठीक सुना, वो हमारी बैचमेट राधा डॉक्टर है और त्रिवेंद्रम में रहती है। शगुन ने फोन पर फिर बोलना शुरू किया, तुम लोग ट्रॉपिकल रेस्टोरेंट के पास आ जाओ, मैं यहाँ मेरे 2 लंगोटिया नमूनों के साथ बैठा हूँ। कहकर शगुन ने फ़ोन बंद कर दिया। तू किसी ऑफिशियल काम से आया है क्या? कमल ने पूछ डाला। इतने में मिस राधा और अन्य वहाँ आ गए। चलो यार, कहीं चलते हैं यहाँ से। खाना खा चुकने के पश्चात शगुन ने कहा और सब लोग बीच पर निकल पड़े। सूरज की तेज धूप बीच की रेत को चमका रही थी, तो दूसरी ओर समुद्र के हरे से स्वच्छ स्फटिक जैसे अथाह जल भंडार पर पड़कर आसमान में परावर्तित होकर सफ़ेद ट्रॉपिकल रुईदार निर्बाध विहंग विचरण करने वाले बादलों से भरे नीले आसमान को और चमकीला बना रही थी। समुद्र से बीच की ओर बहता मंद समीर भरी दोपहरी में भी ठंडक का एहसास करवा रहा था। तो आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।